वेल्थ पॉलिटी सत्ता के समकालीन केंद्र। परिचय। 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र में देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीतिक पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नज़र डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। 1978 के दिसंबर में देंग सियाओपिंग में ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई गई। इसके बाद चीन ने अद्भुत प्रगति और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीरें चीन में विकसित की तेज़ी से बदली प्रवृत्तियों का पता देती है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की है। इसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर शंघाई की है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। यूरोपीय संघ। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेल ली, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप और शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इस एकीकरण का कालक्रम देखें और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आर्थिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दे पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह ही काम करने लगा। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में
इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी, अब वह यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। यूरोपीय संघ का मानचित्र, ये पुराने सदस्य और नए सदस्य हैं। ब्लू कलर से पुराने सदस्य, ऑरेंज कलर से नए सदस्य। पुराने सदस्य स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ग्रीस। नए सदस्य ओल्ड है। फिनलैंड नए है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, साइप्रस। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नज़दीकी देशों पर ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी से संबंधित अमेरिकी नीतियों को हाल ही के दिनों में प्रभावित करना इसका एक उदाहरण है। चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावी साबित हुई है। अब समझ में आया सांगेन वीज़ा का मतलब। जिस समझौते पर सांगेन में दस्तखत हुए उसके अनुसार आपको सिर्फ एक देश का वीज़ा लेना होगा और इस वीज़ा के बूते आप यूरोपीय संघ में शामिल अधिकांश देशों में जा सकेंगे। यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव। अप्रैल 1951 पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। मार्च 1957 इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यूरेटॉम का गठन किया। जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1979 में यूरोपीय संघ के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव। जनवरी 1981 में ईरान, ग्रीस ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता ली। जून 1985 में सांगेन संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हुए थे। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर दस्तखत हुआ। जनवरी 1993 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) का नाम बदलकर यूरोपीय समुदाय (ईसी) कर दिया गया। जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया। मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल
स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इसके पास करीब 335 परमाणु हथियार है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरोप को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। सदस्यों में शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बनाया गया। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है? कल्पना कीजिए क्या होता अगर पूरे यूरोपीय संघ की एक फुटबॉल टीम होती। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। दुनिया के नक्शे पर एक नज़र डालें। आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ था। भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई गई। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को झेलना पड़ा। टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बाडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम रहने के प्रयास और अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। आसियान का झंडा है ये। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है।
यूनिसेफ साइट पर दिया गया मानचित्रों में किसी भी देश का क्षेत्र या किसी भी सीमा के परिसीमन की कानूनी स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। पूर्व एशिया और पैसिफिक का मानचित्र ये दिया गया है। मंगोलिया, चीन है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पूर्व तिमोर, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, पलाऊ, माइक्रोनेशिया के संघ राज्य, मार्शल द्वीप समूह, किरिबाती, नाउरू, टुवालू, सोलोमन द्वीप समूह, फिजी, टोंगा, न्यू सोमोआ, कुक द्वीप समूह। क्या भारत दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा नहीं है? भारत के पूर्वोत्तरी राज्य आसियान देशों के इतने निकट हैं। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथों में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया और इसको आसियान शैली, आसियान वे ही कहा जाने लगा। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्यों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज़्यादा व्यापक बनाया। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिसके द्वारा हर सदस्य देश के शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों की आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की गई। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफ़ी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इन इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर भी ध्यान दिया। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। आसियान तेज़ी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विज़न दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त कर दिया गया, पूर्वी तिमोर से संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। आसियान की मौजूदा आर्थिक स्थिति खास तौर से भारत और चीन जैसे देशों से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF के सदस्य कौन हैं? खुद करे खुद सीखे। भारत ने 2 आसियान पूर्वी एशिया का देश, हमें इसकी आदत डालनी होगी। भारत ने 1991 में लुक ईस्ट
लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देश आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री। आसियान सफल क्यों हुआ जबकि दक्षेस यानी सार्क नहीं? सदस्य मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। आइए अब हम अपने बिल्कुल नज़दीक के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज़्यादा तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसे बना हुआ है और इसी कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय व्यवस्थित और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। हाँ, थोड़े समय तक इससे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकाल कर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चूँकि इसके पास विदेशी बाज़ारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन ने आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू किया। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया, सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देशों में भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रण आर्थिक के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीनी नेतृत्व में 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की।
अब नीति यह हो गई है कि विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और उसके बाद 1998 में उद्योग का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया और जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। नई आर्थिक नीति के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेजी रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हो गया है। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। चीन की बढ़ती ताकत। अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर कौंधती है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यहाँ कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचानिए कि कार्टून में दिखाया गया एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है? क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है? चीन में सिर्फ 6 ही विशेष आर्थिक क्षेत्र है और भारत में ऐसे 200 से ज़्यादा क्षेत्रों को मंजूरी। क्या यह भारत के लिए अच्छा है? चीन की आर्थिक में तो नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने खराब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। गांव और शहर के तथा तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभारों ने काफ़ी मदद की है। लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियाँ बताती है कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। माओ की लाल किताब, अब हूँ की पूंजीपस्त लाल टाई, माइकलेन क्लास कार्टून, चीनी साइकिल।
अध्याय की शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपयुक्त कार्टूनों में से पहला चीन के रुख में बदलाव को इंगित करता है। दूसरे कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिल चीन में इस्तेमाल की जाती है। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज भी चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया। यह दोहरापन क्या है? क्या हम इसे अंतर्विरोध कह सकते हैं? चीन के साथ भारत के संबंध। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्यों से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनैतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। हालांकि भारतीय सीमा पर चीनी अतिक्रमण ने इस आशा को धूमिल कर दिया। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी। भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक में उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयास को बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए हैं। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 1917 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए हैं जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन के विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 से भारत का दौरा किया। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन गए थे।
इन दौरों में जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनके बारे में पता करें। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम न हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इससे कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीज़ों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। हालांकि हाल ही में समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई है। इसके कारण सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना आदि है। अपनी कक्षा के 3 समूह में बांटो। हर समूह को यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षेस जैसे संगठनों के बारे में जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपे। इनमें संगठन के उद्देश्य और कामकाज के बारे में सूचनाएं भी हो। इसकी बैठक, शिखर सम्मेलनों की तस्वीर भी जुटाई जा सकती है। हर समूह अपनी जानकारियां पूरी कक्षा में सामने रखे। अध्यापकों के लिए अध्यापक इन संस्थाओं के कामकाज पर ध्यान केंद्रित करें। छात्रों का ध्यान असैनिक आर्थिक संगठनों उपलब्धियों पर खींचे। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों द्वारा अपने सदस्य देशों की विकसित में निभाई जाने वाली भूमिका को बताएं। विश्व शांति और सुरक्षा के वैकल्पिक नजरिए के रूप में आर्थिक संगठनों की बढ़ती भूमिका के प्रति बच्चों को जागरूक करें। चीन और कुछ लोग कहते हैं कि चीनी माल हमारे बाजार में भर जाएंगे, पर वे है कहाँ? चीन और भारत के नेता ही तो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। जापान। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज़दा जैसी प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पादन बनाने के लिए इसके नाम मशहूर है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेज़ी से प्रगति की। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं डेवलपमेंट OECD का सदस्य बन गया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। असीमो, विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानव रूपी रोबोट असीमो। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीकों का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावकारी होगा। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रमुख
समझौते के बारे में भी पता करें। दक्षिण कोरिया। कोरियाई प्रायद्वीपों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया था। 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया। अंततः 17 दिसंबर 1991 को दोनों कोरियाई संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक में 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है। हान नदी के निकट सियोल का क्षितिज स्रोत। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 है। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियाँ, सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन है। सैमसंग, LG और हुंडई जैसी दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। हाल ही के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौते के बारे में पता करें।